दोनों लिफ्ट से पार्किंग में आ गए। अभिनव ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी को अंदर जिस तरह सजाया हुआ था, उसे देखकर मीरा काफी खुश हो गई। बाहर से तो नहीं, लेकिन अंदर से देखने पर उसे ऐसा लग रहा था कि यह गाड़ी काफी महंगी है। मीरा का अभिनव के प्रति नजरिया भी बदल गया था। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं सर? ईगल हाउस। यह नाम सुनते ही मीरा को हंसी आ गई। उसे लगा अभिनव मजाक कर रहा है। ईगल हाउस गुड़गांव के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में से एक था और वहां जाने के बारे में हर कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन जब अभिनव ने गाड़ी ईगल हाउस के बाहर लगा दी और मीरा ने खिड़की से ईगल हाउस का बोर्ड देखा, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या हुआ, आना है या नहीं आना? अभिनव ने ऐसे पूछा जैसे वह मीरा को किसी ढाबे में खाना खिलाने ले जा रहा हो। मीरा ने अपना मुंह बंद किया और हाँ में सिर हिला दिया। मीरा जानती थी कि इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चेक बुक लेकर जाना पड़ता था। या तो यहाँ कोई अमीर आ सकता था या फिर वह जिसके पास मेंबरशिप कार्ड हो, और मेंबरशिप कार्ड पाना दिल्ली के ट्रैफिक में 100 की स्पीड पर गाड़ी भगाने जैसा था। मीरा और अभिनव उस बड़े से आलीशान होटल में दाखिल हो गए थे। उसकी लॉबी इतनी बड़ी थी कि गुड़गांव के 24 छोटे मोटे बाजार आराम से उसमें समा जाएं। होटल के रिसेप्शन एरिया में आराम से 3 हेलीकॉप्टर आकर खड़े हो सकते थे। वहां टेबल बुकिंग भी आपका सोशल स्टेटस देखकर की जाती थी। अरे वाह, देखो तो कौन आया है। अभिनव जब आगे चला जा रहा था, तभी उसे पीछे से यह आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो पाया कि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि कामिनी की थी। इतने में कामिनी के साथ खड़े हरीश ने कहा, अभिनव। अभिनव कुछ कह पाता उससे पहले ही कामिनी बोली, हरीश, तुम्हें पता है अभिनव को नौकरी से निकाल दिया गया था। इतना कहते ही उसने साथ खड़े कृतेश को अपने पास खींच लिया। उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था कि वह कृतेश को कितना चाहती थी। कृतेश ने जब यह खबर सुनी तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अभिनव को छेड़ते हुए कहा, सीरियसली? तो अब क्या यह वापस डिलीवरी बॉय बन गया है? मीरा को यह सब समझ नहीं आ रहा था। उसने अभिनव से पूछा, यह सब क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हम उस चीज पर फोकस करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। वैसे भी ऑफिस में अभी बहुत काम पेंडिंग पड़ा है, अभिनव ने मीरा से कहा। इतने में हरीश बोला, लेकिन यह अभिनव इस होटल के अंदर क्या कर रहा है? तू यहाँ का खाना अफोर्ड कर पाएगा या फिर यहाँ भी अनन्या के पैसों से ही? और फिर तीनों हंसने लगे। अभिनव को गुस्सा आया और उसने कहा, मुझे नहीं लगता इससे तुम्हें कोई लेना देना होना चाहिए कि मैं यहाँ क्या अफोर्ड कर पाऊंगा और क्या नहीं। यह सुनते ही कामिनी जोर से हंसी और बोली, अरे इसकी तो आवाज वापस आ गई। मुझे तो लगा था यह गूंगा है। तभी वहां होटल का एक वेटर आया और कृतेश से बोला, वेलकम सर, मुझे अभी अभी फोन आया था कि यहाँ हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। मुझे लगता है वह आप ही हैं, चलिए मेरे साथ। कामिनी ने वेटर के मुंह से ये बात सुनते ही अभिनव को देखा और उसे चिढ़ाने लगी। उस अपनी जुबान बाहर निकाल कर यह सब करके अंदर ही अंदर उसे काफी सुकून महसूस हो रहा था। अब इससे पहले कि वह लोग आगे जा पाते, अभिनव ने पीछे से कहा, गलतफहमी होने की भी एक हद होती है दोस्तों। अभिनव की बात सुनते ही सब रुके और उसे देखने लगे। अभिनव ने वेटर को देखा और कहा, तुम जिसे लेने आए हो वह यह नहीं, मैं हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हरीश ने गुस्से में अभिनव से कहा। अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला और वेटर को दिखाते हुए बोला, तुम चाहो तो मेरा नंबर चेक कर सकते हो, पता चल जाएगा दिमाग किसका खराब हुआ है। वेटर ने अभिनव की बात सुनकर उसे एक पल के लिए देखा और उसके बाद उसके करीब जाने लगा। उसने अभिनव का हाथ से फोन लिया और सीधा रिसेप्शनिस्ट को थमा दिया। रिसेप्शनिस्ट ने अपना वक्त दिया और फिर मुंह उठाकर बोली, यह सही कह रहे हैं, यहाँ पर बुकिंग अभिनव के नाम से ही हुई है।
यह सुनते ही अभिनव के चेहरे पर भले ही मुस्कान आ गई, लेकिन बाकी सभी के होश उड़ गए थे। अभिनव ने इशारे से वेटर को बुलाया और उसे वही सब करने के लिए कहा जो उसने अभी कृतेश के साथ किया था। यह देखकर कामिनी और कृतेश को बुरा लगा। कामिनी ने जैसे ही कृतेश की तरफ देखा तो कृतेश ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने वेटर को देखकर कहा, हमें एक वीआईपी टेबल चाहिए, हमारे पास टाइगर मेंबरशिप कार्ड है। यह सुनते ही वेटर की आंखें दोगुनी हो गई। कृतेश समझ गया कि वेटर को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है, इसीलिए उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वेटर को दिखा दिया। कामिनी ने फिर से अभिनव को छेड़ने के लिए कहा, यह लड़का यहाँ अपनी बीवी के पैसों पर मौज उड़ाने आया है, इसीलिए इसे मालूम नहीं यहाँ के कायदे क्या हैं। वेटर ने इस बात पर अभिनव को देखा और कहा, सॉरी, लेकिन आपसे पहले यह यहाँ आए थे और उनके पास कार्ड भी है, इसीलिए मुझे पहले इन्हें अटेंड करना पड़ेगा। ये सुनते ही हरीश हंसने लगा, उसके साथ साथ अभिनव भी हंसने लगा। ना कामिनी को और ना ही मीरा को यह समझ आ रहा था कि अभिनव क्यों हंस रहा है। अभिनव ने हंसते हुए ही अपनी जेब में हाथ डाला और कार्ड निकालकर बोला, यह तो मेरे पास भी है। अभिनव के हाथ में वह कार्ड देखकर सब लोगों के होश उड़ गए थे। अभिनव जब ईगल हाउस में खाना खाने आया तो कामिनी, हरीश और कृतेश मिलकर उसे परेशान कर रहे थे। उनकी अकड़ ठिकाने लगाने के लिए अभिनव ने भी अपनी जेब से कार्ड निकालकर दिखा दिया था। मीरा ने जैसे ही अभिनव के हाथ में कार्ड देखा तो बोली, आपके पास भी मेंबरशिप कार्ड है? अभिनव ने उसे देखा और हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद अभिनव रिसेप्शनिस्ट के पास आया और उसे ध्यान से वो कार्ड दिखाने लगा। ब्लैक मेंबरशिप कार्ड। रिसेप्शनिस्ट ने ध्यान से उस कार्ड को देखा। अभिनव का कार्ड देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतना सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी कामिनी को चैन नहीं था। उसने कहा, जरूर यह इसे कहीं से चुरा कर लाया होगा। हाँ, वह तो है, और वैसे भी ब्लैक कार्ड के मुकाबले गोल्डन कार्ड ज्यादा सुपीरियर होता है। हरीश ने पूरी अकड़ के साथ कहा। इतने में वेटर भी रिसेप्शन पर पहुंचा और उसने अभिनव का कार्ड देखा। अभिनव गढ़वाल। वेटर ने जब उस कार्ड पर अभिनव का नाम पढ़ा तो वह हैरान हो गया। इतने में ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन ब्लैक कार्ड गोल्डन कार्ड से ज्यादा सुपीरियर होता है। यह बात सुनते ही सब लोग हैरान हो गए। कृतेश ने कहा, क्या सच में वह कार्ड असली है? मैंने तो अपनी जिंदगी में टाइगर मेंबरशिप का ब्लैक कार्ड कभी नहीं देखा। वेटर को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कृतेश ने अपनी जिंदगी में क्या देखा है और क्या नहीं। उसने कृतेश को पूरी तरह से इग्नोर किया और अभिनव की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ने लगा। उसकी बदलती हुई चाल देखकर अभिनव भी मन ही मन हंस रहा था। आखिर में वेटर ने कहा, मुझे माफ करना सर, मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी, पर क्या आप अब हम चल सकते हैं? मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। यह सुनते ही कृतेश के होश उड़ गए थे। कृतेश के पास जो कार्ड था वह भी उसे उसके पिता ने दिया था। ऐसे में अभिनव के पास अपने ही नाम का कार्ड कहां से और कैसे आ सकता था? हरीश कृतेश से ज्यादा बड़े सदमे में था और कामिनी को तो ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। इधर अभिनव मीरा के साथ अपनी टेबल पर पहुंच चुका था और उसने दोनों के लिए ढेर सारा खाना भी ऑर्डर कर लिया था। वैसे भी उसे इस खाने का 1 रुपए भी चुकाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास कार्ड था। इतना अच्छा खाना होने के बाद भी मीरा को वह सब हजम नहीं हो रहा था। वह बार बार मौका पाकर अभिनव की तरफ सर्द नजरों से देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव आखिर चीज क्या था। अचानक से मीरा के मन में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। तभी अभिनव का फोन बज उठा। फोन की दूसरी तरफ मोंटी था। अभिनव ने स्क्रीन पर मोंटी का नाम पढ़कर फोन इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद दोबारा फोन बजा। इस बार अलायना का फोन था। जब अभिनव ने अलायना का फोन भी नहीं उठाया तो मीरा से रहा नहीं गया और उसने अभिनव से पूछ ही लिया, क्या बात है सर, सब ठीक है? अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ,
सब ठीक है, मुझे एक्चुअली वॉशरूम जाना है, मैं बस यूं गया और यूं आया, अभिनव ने कहा और अपना फोन उठाकर तुरंत वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम जाते हुए भी उसका फोन बजे जा रहा था। इस बार अभिनव ने फोन उठाने में एक सेकंड की भी देर नहीं की और बोला, हाँ नंदिता। अभिनव, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? उधर से अलायना यानी नंदिता ने शिकायत करते हुए कहा। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, सॉरी यार, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ था, इसीलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाया। यह सुनते ही अलायना को हंसी आ गई और बोली, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता है मैं कभी तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हो सकती। मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास भी काम की कोई कमी नहीं थी। अच्छा, तो अब तुम कब मिलने वाली हो? फिलहाल तो नहीं, मैं बाहर हूँ। बाहर? बाहर से मतलब मैं गुड़गांव में नहीं हूँ, इटली आई हूँ। अच्छा, तो तुम वापस कब आने वाली हो? अभिनव का यह सवाल सुनते ही अलायना एक पल के लिए शांत हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे आने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। मैं यहाँ एक कंपनी के काम में काफी उलझी हुई हूँ। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा की एक कंपनी इटली में भी है। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसके पापा की कंपनी, और वह भी इटली में? मेरे पापा की? इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, अलायना ने उधर से कहा, हाँ, और वह भी बहुत बड़ी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा जाने से पहले यह कोशिश कर रहे थे कि उनकी एक ना एक कंपनी हर देश के अंदर हो, और वह काफी हद तक इस प्लान में सक्सेसफुल भी हो गए थे। शायद इसीलिए उन लोगों ने उन्हें टारगेट बनाया। अलायना के मुंह से यह बात सुनते ही अभिनव के जहान में फिर से वह रात ताजा हो गई थी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने बात बदलते हुए अलायना से पूछा, तुम लोगों ने पता करने की कोशिश की कि मेरे पापा को किसने मारा था? अलायना यह सवाल सुनकर एक पल के लिए शांत हो गई और फिर बोली, अभिनव, तुम्हारे पापा को किसी ने मारा नहीं था। उनकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। वह जिस कार में बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने की वजह से उनमें उसमें आग लग गई और उनकी डेथ हो गई। यह सुनते ही अभिनव को एक और झटका लगा। उसकी आंखों के आगे वह रात और वह हादसा इतना ताजा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ हो। उसे अच्छी तरह से पता था कि अलायना जो कह रही थी वह सच नहीं था। सच वह था जो उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। अभिनव ने अपने दांतों को भींचा और अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। देखो, मैंने तो जो सुना है मैं तुम्हें वह बताती हूँ। मैंने सुना है कि लोकेश की गाड़ी तुम्हारे पापा की गाड़ी से काफी दूर थी और इस वजह से तुम और लोकेश दोनों बच गए थे, क्योंकि तुम भी लोकेश की गाड़ी में थे। अगर तुम अपने पापा की गाड़ी, बकवास है, यह झूठ है। मेरे पापा को मारा गया था, वह किसी कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे। क्या? अलायना उधर से जोर से चिल्लाई। अब उसे अभिनव की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अलायना ने आगे कहा, तुम यह कैसे कह सकते हो कि उन्हें किसी ने मारा है? उनकी कार में ब्लास्ट हुआ था और उनकी पूरी बॉडी जल गई थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब यह सब हुआ था तब मैं वही था। मेरे बेहोश होने से पहले मेरी आंखों के सामने जो हुआ, मुझे सब कुछ याद है। अलायना फिर से चुप हो गई थी। उसके मन में वह सारी बातें घूम रही थी जो अभिनव ने अभी उसे बताई थी। आखिरकार अलायना ने एक गहरी सांस ली और बोली, तो फिर उन्हें किसने मारा? क्या तुमने मर्डरर का चेहरा देखा था? यह सब सवाल सुनते ही अभिनव एक पल के लिए शांत हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अलायना के सामने राणा के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना चाहिए या नहीं। भले ही अभिनव की नजर में राणा जो भी हो, लेकिन बाकी लोग राणा को उस नजर से नहीं देखते थे। अभिनव और उसके सारे साथी इस बार मिलकर उस जासूस को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी टीम में रहकर देखभाल के लिए काम कर रहा था। ऐसे में अगर वह यह बात जाहिर करता तो न सिर्फ टीम में फूट पड़ती, बल्कि उसकी बात पर विश्वास करके सब लोगों का
मोंटी को देखने का भी नजरिया बदल जाता। इसीलिए जब तक अभिनव के पास इस बात के सबूत नहीं होते कि यह काम राणा ने ही किया था, तब तक अभिनव यह बात सिर्फ अपने और मोंटी के बीच तक ही रखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि इस बात का पूरे असर टीम के किसी और आदमी पर भी हो। अभिनव, कुछ बोलोगे? नहीं नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। वह काफी दूर था, लेकिन उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। यह सुनते ही अलायना ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। टीम के जो बड़े हैं वह इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हमें उस जासूस को ढूंढना चाहिए। शायद उसके जरिए हमें इस केस के बारे में कुछ पता चल जाए। तुम ठीक कह रही हो, पर तुम्हें क्या लगता है जासूस कोई बूढ़ा आदमी होगा या फिर कोई जवान? क्योंकि देखो ना, मेरे पापा को गुजरे हुए भी काफी साल हो गए हैं, तो मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है कि वह कोई ऐसा आदमी हो जो हम लोगों के बहुत करीब हो, लेकिन जो भी हो वह ज्यादा दिन तक हमसे बच नहीं पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके अलावा भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है, अलायना ने कहा। बताओ। मुझे यहाँ इटली में फिल तुलिप मिल गई है। याद है तुम्हें बचपन में फिल तुलिप कितनी पसंद थी? तुम हमेशा कहा करते थे कि बड़े होकर अगर तुम कोई घड़ी बांधोगे तो वह फिल तुलिप की होगी। अभिनव को अब अपना बचपन ठीक से याद नहीं था। उसे धीरे धीरे सारी चीज याद आ रही थी। फिर भी अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम जब भी आओ तुम मेरे लिए वह लेती आना, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। नहीं, मैंने पहले ही उसे अपने एक्सेसरीज शोरूम पर भिजवा दिया है। तुम आज ही जाकर उसे ले सकते हो। मैंने मैनेजर को बोल दिया है कि तुम आज आने वाले हो। अलायना ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनते ही अभिनव भी खुश हो गया था और बोला, तुम बहुत अच्छी हो। इतना सब कैसे प्लान कर लेती हो यार? अगर आज मैं जाकर वॉच नहीं ले पाया तो मैं उन्हें यह भी इन्फॉर्म कर दूंगी। मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। वैसे भी यह वॉच मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम्हारा वेलकम गिफ्ट। अलायना ने कहा। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, थैंक्स नंदिता, मैं आज ही वह वॉच ले लूंगा। और एक बार फिर से थैंक यू फॉर द गिफ्ट, अभिनव ने कहा और मन ही मन यह भी सोचने लगा कि उसे अलायना को उसके बर्थडे पर क्या देना चाहिए। चलो अभी मुझे जाना है, फिर बात करते हैं, बाय, अलायना ने कहा और फोन काट दिया। जैसे ही अलायना ने फोन रखा तो इतने में ही अभिनव के फोन पर मोंटी का फोन आने लगा। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हाँ मोंटी, देवेन के साथ क्या बात हुई? वही बात हुई जो हमने फिक्स की थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह माना ही नहीं। उसे लग रहा था कि मैं तुम दोनों के बीच में आकर गलत कर रहा हूँ। वह तुमसे डायरेक्ट बात करना चाहता था, इसीलिए तुम्हारा फोन नंबर मांग रहा था। ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई और उसने कहा, सीरियसली? तो अब वो टाइगर से बात करना चाहता है? हाँ, पर मैंने अभी भी तुम्हारा नंबर उसे नहीं दिया है। मुझे लगा एक बार पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए। तो बोलो, मैं उसे तुम्हारा नंबर दूं या नहीं? मोंटी ने उधर से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर खुद अभिनव भी दुविधा में आ गया था। टाइगर होने के नाते उसे देवेन से सीधे बात करनी चाहिए थी या नहीं। काफी देर तक सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, तुम उसे मेरा नंबर दे दो। यह कहते हुए अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मोंटी ने फोन रखा और अभिनव भी अपना फोन जेब में डालकर एक बड़ी सी कुटिल मुस्कान के साथ वॉशरूम से बाहर निकल आया। अब आगे क्या होने वाला था, आइए दोस्तों पढ़ते हैं और सुनते हैं। उधर जब अभिनव मोंटी से बात करके वॉशरूम से बाहर निकला, इस वक्त इधर दिग्पाल अमेरिका से बुलाए गए एक फोटो एडिटर के साथ बैठकर अभिनव की उस तस्वीर को साफ करवाने की कोशिश कर रहा था जिसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, माइक ने जवाब में कहा। इस जवाब से दिग्पाल झल्ला गया और बोला, यह बातें तो तुम पिछले 3 दिन से कर रहे हो। मुझे रिजल्ट चाहिए। डोंट वरी, तुम्हें यह जल्दी ही मिल जाएगा, माइक ने कहा और अपने काम में लग गया। दिग्पाल भी अपना तनाव दूर करने के लिए
खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। इधर दिग्पाल अभिनव का चेहरा देखने के लिए बेताब था, तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव भी अपनी टेबल पर वापस पहुंच गया था। अभिनव ने देखा कि मीरा अपना खाना खत्म कर चुकी थी और आखिर में डेजर्ट खा रही थी। अपने एक्सप्रेशंस फिर से नॉर्मल करके वह उसके सामने आकर बैठ गया। तुम्हें और कुछ ऑर्डर करना है? नहीं सर, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा का खाना पूरा हो चुका था। अभिनव ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर चलते हैं। अब आगे अभी बहुत काम बचा है। इट्स ओके, मुझे भूख भी नहीं थी। अभिनव ने यह कहते हुए अपनी चेयर से उठ गया। मीरा को अभिनव की यह बात थोड़ी अजीब लगी। वह उस पर सवाल करना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, खासकर तब जब उसे अभी अभी पता चला था कि अभिनव कितना पहुंचा हुआ आदमी था। जब वह अलाइना से बात करने वॉशरूम गया था, तब मीरा ने वेटर को ऑर्डर के बहाने बुलाकर अभिनव के मेंबरशिप कार्ड के बारे में बात की थी। वैसे तो वेटर पहले ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से ही हिचकिचा रहा था, पर उसने फिर मीरा पर भरोसा करके बता ही दिया कि अभिनव का मेंबरशिप कार्ड गोल्डन मेंबरशिप कार्ड से भी सुपीरियर क्यों था। उसने कहा कि जहां गोल्डन कार्ड टाइगर के हर बिजनेस पार्टनर के पास होता है, जैसे कि कृतेश, वहीं ब्लैक कार्ड सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो टाइगर के बिल्कुल खास हैं, जैसे कि अकरम और बलराज। वेटर के एक्सप्लेनेशन सुनकर मीरा के मन में अब यह भी सवाल उठ गया था कि अभिनव के पास ऐसा कार्ड कहां से आ गया था। क्या वह भी टाइगर के करीबी लोगों में से एक था? मीरा यह सोच ही रही थी कि तभी उसे सुबह की हुई घटना याद आई, जहां पर खुद रानी को अचानक अभिनव का टर्मिनेशन कैंसिल करके उसे सबके सामने माफी मांगनी पड़ी थी। मीरा को महसूस हुआ कि यह करने के लिए जरूर टाइगर ने ही रानी पर प्रेशर बनाया था, नहीं तो रानी जैसे लोगों को माफी शब्द भी क्या होता है यह भी नहीं पता था। सब कुछ सोच विचार करके ही मीरा समझ गई थी कि अभिनव का टाइगर के साथ कुछ कनेक्शन था और इस बात से उसे डर भी लग रहा था। वह अब सिर्फ इतना ही चाह रही थी कि अभिनव उससे हमेशा खुश रहे और गलती से भी उस पर गुस्सा ना करे। अभिनव अब टेबल से उठकर जाने लगा और मीरा भी नैपकिन से अपने हाथों को साफ करते हुए उसके पीछे पीछे आ गई। ऑफिस पहुंचकर दोनों फिर से अपने अपने काम में लग गए, लेकिन कुछ ही देर बाद अभिनव जल्दी छुट्टी लेकर वहां से निकल गया। उसे फिलहाल अपनी गिफ्टेड घड़ी लेने अलाइना की एक्सेसरीज शॉप पर जाना था, जो कि उसके ऑफिस से 30 किलोमीटर दूर दिल्ली में थी। अपना गिफ्ट उठाने के बाद उसे फिर से गुड़गांव में सिंह परिवार के घर भी जाना था, क्योंकि वह पिछली रात भी अपने घर पर ही सो गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं इस बात से हरदेव नाराज ना हो चुके हो, क्योंकि वह 100 गलतियां कर सकता था, लेकिन हरदेव को नाराज नहीं कर सकता था। उसे अभी भी खुद की सेफ्टी के लिए उसके घर का दामाद बनकर रहना था। दिल्ली में घुसते ही अभिनव ने अपनी गाड़ी एक लंबी और चमकती हुई बिल्डिंग के सामने खड़ी कर दी। उस बिल्डिंग पर नीले रंग के कांच लगे थे और उसके ऊपर सिल्वर कलर की प्लेट्स में अलाइना लिखा हुआ था। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही अभिनव ने देखा कि अंदर के हॉल में अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड थे और हर हॉल के दरवाजे के ऊपर उस कैटेगरी का नाम लिखा था। सबसे राइट में घड़ियों वाला क्षेत्र था, जिसका नाम पढ़कर अभिनव तुरंत ही उसमें चला गया। अंदर चलते हुए ही अभिनव को अपने आसपास तरह तरह की फैंसी और महंगी घड़ियां डिस्प्ले पर दिख रही थी। बचपन में उसके पास भी इन्हीं घड़ियों की तरह एक फैंसी घड़ी थी, जिसे उसके स्कूल वाले बॉली ने उसको छेड़ते हुए तोड़ दी थी। बदले में अभिनव ने फिर उस बोली का मुंह तोड़ दिया था। उस बड़े से हॉल में आसपास देखता हुआ अभिनव आगे चल ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। हेलो सर, हाय। अभिनव उस सेल्स गर्ल की ओर पलट गया। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ सिलेक्शन में? सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिनव पहले तो उसे मना करने वाला था, लेकिन फिर
उसे डिस्प्ले पर लगी घड़ियों की कीमत जानने में दिलचस्पी भी हुई। उसे पता था कि सिर्फ कुछ ही घड़ियों की कीमत उसे बनाने में लगी मेहनत को जस्टिफाई कर सकती थी और बाकी सारी घड़ियों की कीमत जबरदस्ती ज्यादा होती थी। ठीक है, बताओ। अभिनव उस सेल्स गर्ल के पीछे आने लगा। वह सेल्स गर्ल अपने पास लगे काउंटर के पास पहुंच गई। सर, यह कलेक्शन हमने इसी महीने अपडेट किया है। आपको पूरी दिल्ली में इस तरह की कलेक्शन और कहीं नहीं मिलेगी। ओके, इनका प्राइस क्या है? अभिनव ने उस सभी घड़ियों के ऊपर नजर फेरते हुए कहा। सर, यह सभी ऑलमोस्ट 4 से 6 लाख की रेंज में हैं। यह वाली 4.8 लाख, यह 4 लाख, यह 6 लाख। सेल्स गर्ल उन घड़ियों की कीमत बता रही थी कि तभी अभिनव बीच में बोल पड़ा। यह सब तो नॉर्मल रेंज है, मुझे कुछ एक्सपेंसिव दिखाओ। जिस अंदाज से अभिनव ने यह बात कही, वह सेल्स गर्ल उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। अभिनव को पता चल गया था कि वह उसके कपड़ों को क्यों देख रही है, क्योंकि आज उसने अपना एक पुराना सस्ता सूट पहन रखा था। सुबह उठते ही अभिनव को पता चला कि आज वह अनन्या के घर पर नहीं था, इसीलिए उसे वही कपड़े पहनने थे जो उसके पुराने घर पर रखे थे। अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद ही उस सेल्स गर्ल ने एक गहरी सांस ली और नकली मुस्कान लाते हुए कहा, सर, यही रेंज काफी पॉपुलर है। अगर आपको एक्सपेंसिव कलेक्शन में जाना है तो फिर हमें बात लाखों में नहीं करोड़ों में करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बार दिखाओ तो ऐसा क्या है उस कलेक्शन में? अभिनव ने भी कॉन्फिडेंटली कहा। सेल्स गर्ल चिढ़ गई। उसे लगा कि यह आदमी सिर्फ टाइम पास करने अंदर आया था, हालांकि उसका काम बेचना था, ना कि जज करना। इसीलिए वह सेल्स गर्ल अपना गुस्सा पी गई और पलटकर अंदर जाते हुए बोली, ठीक है, मेरे साथ चलिए। अभिनव उसके पीछे जाने लगा। हॉल में चलते हुए अब वह एक स्पेशल क्षेत्र में पहुंच चुके थे, जहां पर लाइट्स कम थी और डिस्प्ले पर लगी घड़ियों की सुंदरता अपने आप में चमक रही थी। उन घड़ियों के नजदीक जाते ही सेल्स गर्ल ने उसकी कीमतें भी बताना शुरू कर दिया। सर, यह 1.5 करोड़ की है, यह 2 करोड़ की और यह 1 करोड़ 70 लाख। वह सेल्स गर्ल उन घड़ियों की खूबियों से ज्यादा उनकी कीमतें बता रही थी। तभी अभिनव को एक ऐसा डिस्प्ले बॉक्स दिखा जो थोड़ी ऊंचाई पर लगा हुआ था। वह बाकी डिस्प्ले बॉक्स से थोड़ा हटके भी था। वह वाली घड़ी के बारे में बताना। अभिनव ने उस सेल्स गर्ल को बुलाकर उस घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, वह 12 करोड़ की है, इम्पोर्टेंट फ्रॉम इटली। अच्छा, यही है वह घड़ी जिसके बारे में अलायना ने कहा था। अभिनव ने मन ही मन सोचा और फिर सेल्स गर्ल की ओर देखकर कहा, इसे पैक कर दो। अभिनव का ऑर्डर सुनते ही उस सेल्स गर्ल की आंखें बड़ी हो गई। उसे उसका सस्ता सूट देखकर एक पल के लिए तो लगा था कि यह या तो अभिनव उसके साथ मजाक कर रहा था या फिर यहाँ यह लूटपाट करने आया था। सर, उस घड़ी को खरीदने के लिए आपको 12 करोड़ प्लस टैक्स तो देना ही है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पास अलायना कंपनी का मेंबरशिप कार्ड भी होना चाहिए। उस सेल्स गर्ल ने अभिनव को वहां से जैसे निकालने की कोशिश की। उसकी बातों में ताना महसूस करके अभिनव उसे शक की नजरों से घूरने लगा और फिर बोल पड़ा, मुझे किसी कार्ड वार्ड की जरूरत नहीं है। मेरी तुम्हारी बॉस से बात हो गई है। उसने ही मुझसे कहा है कि मैं यहाँ आकर अपनी घड़ी ले जा सकता हूँ। अभिनव की बात सुनते ही सेल्स गर्ल हैरान हो गई। उसे उसके मैनेजर ने यह जरूर बता दिया था कि इस 12 करोड़ वाली घड़ी को आज उसका कस्टमर कलेक्ट करने आने वाला था। हालांकि अभिनव के सस्ते कपड़े देखकर उस सेल्स गर्ल को लगा नहीं था कि यही वह कस्टमर है। उसे तो यह लगा था कि यह बस कोई चलता फिरता आदमी है जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए अंदर आ गया था। इससे पहले कि वह सेल्स गर्ल कुछ बोल भी पाती, एक महंगा सूट पहने हुए जवान आदमी इस घड़ी को देखता हुआ सेल्स गर्ल के पास चला आया। वेलकम सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? वह सेल्स गर्ल तुरंत ही अभिनव के सामने से हटकर उस आदमी के पास चली गई। मुझे वह घड़ी चाहिए प्लीज। उस आदमी की यह बात सुनते ही
सेल्स गर्ल को लगा कि यही उस घड़ी का ओरिजिनल कस्टमर है और अभिनव सिर्फ एक फर्जी। श्योर सर, मैं अभी आपके लिए पैक करवा देती हूँ, सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा और उसी वक्त अभिनव उसे बुलाकर उसकी ओर देखने लगा। एक्सक्यूज मी, वह घड़ी तो मेरे लिए बुक है ना, आप इन्हें कैसे बेच रही हो? अभिनव की शिकायत सुनते ही सेल्स गर्ल ने अपनी भौं नीचे कर ली और कहा, देखो, हमें भी पता होता है कि कौन शोरूम में खरीदने घुस रहा है और कौन देखने। तुमने ऑलरेडी काफी देख लिया है और इंक्वायरी कर ली है। अब यहाँ से चले जाओ प्लीज। सेल्स गर्ल के मुंह से यह बात सुनकर अभिनव उस पर भड़क उठा। यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ यहाँ पर अभी की अभी। मैनेजर नहीं है, मैं सिक्योरिटी को बुला रही हूँ। तुम्हारा बहुत हो गया अब। अभिनव को धमकी देने के बाद वह सेल्स गर्ल घमंड के साथ मुस्कुराते हुए उस अमीर सूट वाले आदमी की ओर घूम गई। इस घड़ी के साथ आप और कुछ लेना चाहेंगे सर? अभिनव का गुस्सा भड़क उठा और वह तुरंत ही इधर उधर देखकर मैनेजर का ऑफिस ढूंढने लगा। ऑफिस का साइन बोर्ड देखते ही अभिनव उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी अचानक उस सेल्स गर्ल ने उसे रोक लिया। यही रुको, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। अगर यह हरकत ना करती तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। अभिनव ने उसे अपने रास्ते से हटाया और वह उस पर चिल्ला पड़ी, सिक्योरिटी, कहाँ मर गए सब के सब? इस आदमी को पकड़ो तुरंत ही। अभिनव को मैनेजर के ऑफिस की ओर जाते हुए देखकर सेल्स गर्ल उसे गालियां देते हुए उसके पीछे पीछे आने लगी। इस सब के बीच वह जवान अमीर आदमी अभी भी कंफ्यूज होकर अपनी जगह पर ही खड़ा था। अभिनव बिना नॉक किए ही मैनेजर के केबिन में घुस गया, जिससे डेस्क पर बैठा मैनेजर भी चौंक गया। कौन हो तुम? रुको। इससे पहले कि अभिनव कुछ कह भी पाता, उसके पीछे आ रही सेल्स गर्ल ने अपना मुंह खोल दिया। इन महाशय को वह 12 करोड़ वाली घड़ी चाहिए। मैंने इनसे कहा कि ना तो यह उसे अफोर्ड कर पाएंगे, ना ही उनके पास अलायना मेंबरशिप कार्ड है। इस बात से यह गुस्सा हो गए और आपसे कंप्लेंट करने यहाँ घुसे चले आए। सेल्स गर्ल की सफाई सुनकर अभिनव ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ और अलायना मेंबरशिप कार्ड की बात कर रही हूँ। तुम यह लो मेरा कार्ड और ध्यान से देख लो इसे। मैनेजर ने उस कार्ड को गौर से देखा जो अभी अभी अभिनव ने आगे बढ़ाया था। उसे देखते ही मैनेजर के पसीने छूट गए। वह टाइगर का ब्लैक मेंबरशिप कार्ड था। मैनेजर जानता था कि ऐसा कार्ड टाइगर सिर्फ शहर के पावरफुल लोगों को ही देता था, जिसका मतलब उसके सामने खड़ा यह शख्स भी कोई बड़ी हस्ती थी। अब मैनेजर के मन में बस यह सवाल था कि अगर वह इतना बड़ा आदमी था तो पुराने और सस्ते कपड़े क्यों पहनकर घूम रहा था। हालांकि कार्ड के नीचे जब मैनेजर ने अभिनव का पूरा नाम देखा तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मिस्टर गढ़वाल, माफ करना, हम आपको पहचान नहीं पाए, मैनेजर हकलाते हुए बोला। उसका यह हाल देखकर सेल्स गर्ल के हाव भाव भी बिगड़ गए। उसे महसूस हो गया कि सामने खड़ा यह आदमी ही उस घड़ी का असली कस्टमर था और अब उसको गुस्सा दिखाकर वह अपनी नौकरी से हाथ धो बैठने वाली थी। मैनेजर से नजर हटाकर अभिनव भी सेल्स गर्ल को घूरते हुए देखने लगा। सेल्स गर्ल बुरी तरह से डर चुकी थी। इस तरफ जहां अभिनव घड़ी के शोरूम में मौजूद था तो वहीं दूसरी तरफ दिग्पाल अपने ऑफिस में बैठा अभिनव की तस्वीर को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। उसने विदेश से फोटो एडिटर को बुलाकर उस तस्वीर को क्लियर करवाने की कोशिश की थी। उसने फोटो एडिटर को अपने साथ अपने केबिन में बैठा रखा था। फोटो एडिटर ने अपनी आखिरी कोशिश करने के बाद कहा, यह नहीं हो रहा, शिट। दिग्पाल ने जोर से अपना मुक्का टेबल पर मारते हुए कहा। उसकी इतने दिनों की मेहनत बेकार हो गई थी। इससे पहले कि दिग्पाल गुस्से में कुछ करता तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। दिग्पाल ने गुस्से में कहा, अंदर आओ। दरवाजा खुलते ही दिग्पाल का सेक्रेटरी अंदर आया और बोला, सर, आपसे कोई मिलना चाहता है।
कौन है? दिखपाल के इस सवाल के जवाब में सेक्रेटरी ने बाहर खड़े एक शख्स को अंदर आने का इशारा किया। उसे देखते ही दिखपाल के होश उड़ गए। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि दिखपाल का जासूस था, जो अभिनव के ग्रुप में घुसा हुआ था। क्या अभिनव अब अलायना की उस सेल्स गर्ल को नौकरी से निकाल देगा? आखिर कौन था दिखपाल का जासूस और क्या खबर लाया था वह दिखपाल के लिए? दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें यह जरूर बताइएगा कि आखिर आप लोगों के विचार से दिखपाल का जासूस कौन हो सकता है। आप लोग हमें नाम लिखकर जरूर भेजिएगा। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।